ट्यूबेक्टमी आप जिसको हम नली बोलते हैं, आपके गर्भाशय और आपके अंडाशय, आपके यूट्रस और आपकी ओवरी, उसके बीच में एक नली जाती है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। जब भी अंडा छूटता है, जो कि आपके मासिक के 14वें दिन या 15वें दिन पे होता है, तो ये ट्यूब उसको पकड़ता है। उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ही दिखते हैं वो। तो वो पकड़ते हैं और वो लेके जाते हैं शुक्राणु की तरफ। जब भी आप संबंध रखते हो तो शुक्राणु स्विम करके ऊपर आते हैं गर्भाशय में, वो ट्यूब में ही उन अंडे से मिलते हैं, बच्चा वहीं पे बनता है और फिर वो जाके गर्भाशय में चिपक जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों साइड आपको दो नलियां होती है दो साइड पे, उस ट्यूब के एक पार्ट को हम पकड़ते हैं, उसको कट कर देते हैं, जिससे कि वो पैसेज, या हम उसको कुरियर बोलते हैं, वो बीच में रुक जाता है। तो हम ट्यूबेक्टमी में ट्यूब्स को काट देते हैं। दर्द इसमें उतना ही है जितना कि किसी और सर्जरी में होता है। आपको इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो दूरबीन से किया जाता है, या तो फिर पेट के ऊपर चीरा देके दिया जाता है। पेट के ऊपर अगर हम चीरा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मिनी लैप इंसिशन हम उसको कहते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर का ही कट होता है आपको पेट के ऊपर, और उसी के थ्रू हम अंदर जाके ट्यूब्स को बाहर निकाल के काट देते हैं। अगर हम दूरबीन से कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 1 सेंटीमीटर का एक चीरा होगा और आधे आधे सेंटीमीटर के दो चीरे होंगे, जिसमें से हम कैमरा डाल के और उसको ट्यूब्स को बंद कर देते, क्लिप कर देते, क्लिप्स लगा देते हैं। तो अगर आप उससे ज्यादा, तो अगर आप भागते भागते अगर गिर जाओ तो उससे ज्यादा आपको तकलीफ होगी या आपको घाव लगेगा। तो 1 से 1.5 हफ्ता सिमिलर आपके उन घाव को भरने में, एक बार टाका कट जाए तो आपको बाकी आपका सारा काम आप कर सकते हो। उसमें कोई आपको हम परहेज ही नहीं करेंगे। उसमें भी अगर आप आज सुबह एडमिट होगे तो शाम को हम आपको छुट्टी दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी रिकवरी के ऊपर अगले दिन छुट्टी देंगे। तो उतना ही आपको दर्द होगा, और रिस्क वही है जो किसी और बाकी की सर्जरी में होगा। आपका कोई अगर थायराइड की सर्जरी हो, कान की सर्जरी हो, उतना ही रिस्क है। और अगर अगर आपको पूरा भूल दिया जाए तो वो एनेस्थीसिया से रिलेटेड थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो डिपेंड करता है, अगर आपकी उम्र बढ़ी हुई है, आपको डायबिटीज है, आपको थायराइड है, आपको अस्थमा है, तो वो उससे रिलेटेड रिस्क है। ऐसे सर्जरी से रिलेटेड रिस्क आपको नहीं है। अगर आपने डिलीवरी की है तो आप विद इन 24 to 48 आवर्स, मतलब उसके 1 से 2 दिन में अगर आप सर्जरी करा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल स्टे, जो आपको हॉस्पिटल में रहने का समय है, वो सेम ही हो जाता है। जो आप डिलीवरी से रिकवरी आपकी जो समय है, वही आपको आपकी सर्जरी के लिए भी उतना ही समय लगेगा। तो इमिडिएटली सर्जरी के 24 से 48 घंटे में आप करा सकते हैं। तब आपको पेट पे चीरा देके सर्जरी की जाएगी। उसके बाद अगला है कि अगर आपको तभी नहीं कराना है तो आप अपने बच्चे की डिलीवरी के 3 महीने बाद करा सकते हो। 3 महीने बाद कराओगे तो आपके पास पेट पे चीरा देने दे के करने की सर्जरी, या तो फिर दूरबीन वाली सर्जरी भी आप करा सकते हो। और तीसरा समय है कि अगर आप अपना अबॉर्शन कराते हो अगर, तो अबॉर्शन के साथ साथ में ये प्रोसीजर हो जाता है, वो है। और चौथी बात ये है कि हम यूजुअली आपके मासिक के चौथे या पांचवें दिन पे सर्जरी करते हैं, क्योंकि मासिक के समय हमको पता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो। अगर आप मासिक के बीच में ये सर्जरी कराते हो तो ऐसा ये संभावना है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो अगर आप मासिक के बीच में, अगर आपको फिर भी बहुत मन है, तो हम आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट करा के फिर, और अगर हमें लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो हम आपकी सोनोग्राफी करा के फिर सर्जरी कराएंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई महिला आती है तो मैं उनको मासिक के चौथे या पांचवें दिन पे बुलाती हूँ, क्योंकि तब हमको पक्का पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। एक तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम सर्जरी, कोई भी सर्जरी के पहले कम से कम 10 का हीमोग्लोबिन रखते हैं। तो अगर आप डिलीवरी के लिए मेरे पास आए हो और आप बोल रहे हो कि डिलीवरी के तुरंत बाद मुझे प्रोसीजर कराना है,
तो डिलीवरी के समय भी कुछ रक्तपात होता है, कम से कम 500 ml का खून जाने वाला है आपके बदन से। तो अच्छा हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। आप तंदुरुस्त होने चाहिए, आपका वजन नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, आपकी आपके कद काठी के लिए आप नॉर्मल होने चाहिए, आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। पर उसके अलावा सिर्फ आप ट्यूबेक्टोमी के लिए कुछ करो, ऐसा मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। क्या नहीं करना चाहिए, फिर से प्रोसीजर के बाद नॉर्मल चीजें, जो आपका घाव है उसके ऊपर जोर नहीं पड़ना चाहिए। पेट के ऊपर घाव रहने वाला है, ऐसे तो कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर औरतों को बहुत वजन उठाने वाला काम है, या अगर आप जिम जाते हो जिससे कि पेट पे जोर पड़ता है और आपके पेट के टाकों पर जोर पड़ता है, तो वो चीजें थोड़ी थोड़े समय तक, कम से कम जब तक आप रिकवर ना हो जाओ, वो थोड़ा अवॉइड करना है। उसके अलावा तो आप संबंध भी रख सकते हो, और दूसरा कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं आपका जब ऑपरेशन कर रही हूँ, आप ऑलरेडी अगर प्रेग्नेंट हो, तो फिर आप ये बोलोगे मुझे कल आके कि आपने तो मेरी सर्जरी कर दी, मैं प्रेग्नेंट कैसे रह गई। इसी बात को हम अवॉइड करने के लिए मासिक के चौथे या पांचवें दिन पे सर्जरी करते हैं, ताकि अगर आप सर्जरी से जस्ट पहले अगर आपने संबंध रखा है और आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तो आपको मासिक नहीं आएगा। तो संबंध इसीलिए नहीं रखने को कहा जाता है क्योंकि आप गर्भवती ना हो जाओ। कभी किसी कारणवश आपकी किस्मत में ऐसा हो गया कि आप जस्ट सर्जरी के पहले वाले संबंध में ही प्रेग्नेंट हो गए, तो आप सर्जरी के समय प्रेग्नेंट रहोगे। तो इसीलिए मासिक के चौथे या पांचवें दिन पे हम सर्जरी करते हैं। एंड संबंध अगर आप सर्जरी के पहले अवॉइड कर दे, जैसे कि 2 हफ्ते पहले, तो अच्छी ही बात है। आपको पूरी तरह से रिकवर होने में 1 से 1.5 हफ्ता जाएगा। तो मैस्टरबेशन आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हम वहां नीचे कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम पेट के ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं। तो अगर आपको आपके वजाना या वल्वा के थ्रू मैस्टरबेट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संबंध रखते वक्त अगर आपको दर्द होता है पेट के ऊपर, तो आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देखना है। पूरी तरह से ठीक आप 1 से 1.5 महीने में बिल्कुल हो जाओगे। तो आप अगर संबंध रख रहे हैं तो ज्यादा जोर ना लगाए, या ज्यादा मेहनत जिसको हम कहते हैं वो ना ना रखे। 1 से 1.5 महीना आप संबंध रख भी रहे हो तो ज्यादा मेहनत या ज्यादा जोर ना लगाते हुए संबंध रखे। उसके बाद आप अपना संबंध जैसे साधारण तरीके से रख रहे थे वो रख सकते हैं। गर्भ निरोधक जो कि टैबलेट्स हो गए या कॉपर्टी हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। कॉन्डम्स की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि आपको ये सर्जरी गर्भवती होने से बचाएगा, आपको HIV, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस से नहीं बचाएगा। तो कॉन्डम्स की जरूरत बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मेल कॉन्डम्स के साथ साथ फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। फीमेल कॉन्डम्स लेकिन महंगे होते हैं, इतनी आसानी से मिलते नहीं है। और फीमेल कॉन्डम्स को डालने का तरीका थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर हमको कोई ऑर्गन नहीं है जिसपे हम कॉन्डम को लगाए। तो मेल कॉन्डम्स बहुत सारे फ्लेवर्स या साइजेस या प्राइजेस में आते हैं, और हमारे गवर्नमेंट ने उसको गवर्नमेंट सप्लाई के थ्रू भी प्रोवाइड किया गया है। तो आपको बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सिर्फ अभी नहीं, पूरी जिंदगी। किसी भी सर्जरी का गारंटी 100% नहीं होता है। अगर हम रास्ते पर भी चल रहे हैं तो 1.1% चांस होता है कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से ट्यूबेक्टमी का 0.1 to 0.5% फेलियर रेट है। 99.5% वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो फेल हो जाए, तो वो फेलियर रेट जैसे कि बाकी के प्रोसीजर्स का है, इसका भी है, लेकिन वो 99.5% सुरक्षित है। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि अरे ये कराऊंगी तो तकलीफ होगी। आपको मासिक कब आएगा? मासिक तब आता है, आपके अंडाशय से आपके हॉर्मोन्स निकलते हैं, वो हॉर्मोन्स जाके आपके गर्भाशय की लाइनिंग, या जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उस पे एक्ट करता है। तो हम वहां पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। सर्जरी आपकी
उसके बाजू जो हम गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने वाली नली है उसको काट रहे हैं। तो आपको मासिक बिल्कुल उसी समय पे आएगा जब आपको पिछले महीने के समय पे आया था। सर्जरी के थोड़े से स्ट्रेस की वजह से मे बी एक आधा हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, वो है आपके सर्जरी के बाद वाले महीने में, इमिजिएटली बाद वाले महीने में। उसके बाद आपको सेम डेट पे ही मासिक आने वाला है और बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे पहले आया करता था। इनफैक्ट जब हम ट्यूबेक्टमी कराते हैं उससे लिटरेचर ये कहता है कि आपको ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्शन मिलती है ट्यूबेक्टमी में। तो ट्यूबेक्टमी के काफी सारे फायदे हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा पार्टनर ज्यादा फिट है, कौन से पार्टनर को कोई बीमारियां नहीं है। अगर बीवी या महिला को हार्ट डिसीज है या अस्थमा है या ऐसा कोई रिस्क है जिससे कि उसको भूल देने में तकलीफ होगी या सर्जरी के बाद तकलीफ हो सकती है, तो फिर मैं पुरुष को सर्जरी करानी चाहिए। वैसे ही अगर पुरुष में कोई बीमारी है तो औरत को करानी चाहिए। दोनों ही समान रिस्क लेके चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक सर्जरी दूसरे सर्जरी से ज्यादा बेटर है।